हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री मेंस के 10वें टॉपिक पर पहुंचे हैं, जहां हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10वां टॉपिक जो है उसमें गुप्त वंश है, वाकाटक है और वर्धन वंश है। ये टॉपिक अमूमन बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर थोड़ा समय भी लगेगा, जैसा कि आप सिलेबस में भी देख रहे हैं, और इस पर लगातार सवाल आता है। इस टॉपिक का महत्व यही है कि ऑलमोस्ट प्रत्येक साल इस पर से सवाल एक न एक आएगा ही आएगा। इसलिए इस टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से हम तैयार कर लेते हैं तो आप एक सवाल जरूर इस टॉपिक से सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। हो सकता है कभी कभी 2 सवाल भी डिफरेंट एस्पेक्ट से आ जाए। इस टॉपिक में पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है और एजुकेशनल भी है और लिटरेचर एंड एजुकेशन भी है। तो इसमें कई पक्ष हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेने से एक सवाल से 2 सवाल की संभावना बनी रहती है। इसीलिए इस टॉपिक में थोड़ा टाइम भी लगेगा क्योंकि सवाल भी लगातार आया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आप देखा आपने कि गुप्ताज है, वाकाटक है और वर्धन है। इसमें इनके पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। देखिए, गुप्त काल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये मौर्यों के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से अलग है। जहां मौर्यों के जमाने में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट था विद सर्टेन डिसेंट्रलाइजेशन एलिमेंट्स, लेकिन गुप्त काल जो है वो एक मौर्य और गुप्तों के बीच एक लंबा गैप है, लगभग ऑलमोस्ट ऑफ 500 ईयर्स। इस पीरियड में भारत में सामंतवाद की प्रक्रिया प्रचलित होती है, बलवती होती है, मजबूत होती है, और इसी तरह से आगे जाते हुए सामंतवाद धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो जो भी हम देखते हैं पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो विथ डिसेंट्रलाइजेशन एलिमेंट्स और विद द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का प्रभाव लिए हुए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इस समय चलती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, वो है इकोनॉमिक कंडीशन। तो फिर से वही है कि गुप्त काल और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन है, शहरों का इस समय विनाश होता है और फ्यूडलिज्म की तरफ लोग जाने लगते हैं। तो इस समय की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन साफ होता है। क्वाइनेज ऑफ द गुप्त, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा जारी किए गए सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनके सिक्के इतिहास के रिकॉन्स्ट्रक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसलिए समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों को पढ़ना उनके पॉलिटिकल, उनके कल्चरल, उनके सोशल आउटलुक और इकोनॉमिक कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से लैंड ग्रांट से, जो हमने पहले ही कहा, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स और फ्यूडलिज्म, अगर ये तीनों को हम देखेंगे तो तीनों एक दूसरे से मिला जुला है। जब अर्थव्यवस्था में भूमि का महत्व बढ़ता है तो भूमि एक बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। भूमि जब हमारे जीविका का आधार होगा तो हम भूमि के आसपास सिमट जाएंगे। स्वाभाविक है कि भूमि का महत्व बढ़ने से शहरीकरण का महत्व घटता है। शहरीकरण का मतलब होता है ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर या फ्यूडलिज्म का मतलब होता है टुवर्ड्स क्लोज्ड इकोनॉमी। स्वाभाविक है कि जमीन से अगर हमको भोजन मिलेगा तो हम जमीन के इर्द गिर्द ही रहेंगे, और व्यापार का मतलब होता है जितना हम घूमेंगे उतना अधिक व्यापार होगा। तो सामानों की अदला बदली घट जाएगी, लोकल लेवल पर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि शहरीकरण या शहर किसी भी युग में साफ खत्म हो जाते हैं, लेकिन शहरों का महत्व घट जाता है जब शहर आप केवल किसी खास मौके पर जाते हैं। अदरवाइज आज कोई चाय पीने भी शहर में जा रहा है, कोई घूमने भी शहर में जा रहा है, 5 पर जाएगा, 5 पर आएगा। तो इस तरह की गतिविधि उस समय नहीं होगी। सीजनल भी शहर होते थे, मेला, ये सब सीजनल शहर होते थे। तो इस पीरियड में शहरी केंद्रों का डिक्लाइन होगा,
भूमि अनुदान बढ़ेगा और यही सामंतवाद का गुण है। और गुप्त काल में सामंतवाद की प्रक्रिया बढ़ जाएगी जब सैलरी के बदले भी भूमि अनुदान दिया जाने लगेगा। तो पहले दौर में मंदिरों को अनुदान मिला, ब्राह्मणों को अनुदान मिला, और इस दौर में अब अधिकारियों को भी अनुदान मिलेगा और बहुत सारे जो पद हैं वो अब वंशानुगत हो जाएंगे। मौर्यों के जमाने में कोई भी पद वंशानुगत नहीं था, राजा का पद अब कोर्स छोड़कर, लेकिन गुप्तों के काल में प्रशासनिक पद भी वंशानुगत हो जाएंगे। इसके अलावा इस पीरियड में कास्ट सिस्टम, पोजीशन ऑफ वीमेन, इस पर भी लगातार सवाल आया है। सवाल में जब आप देखिएगा, जाति व्यवस्था, इस पीरियड में भी प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट एक मुद्दा है। गुप्त काल में भी जातियों की संख्या बढ़ती है क्योंकि ब्राह्मण धर्म का सर्वोच्च शिखर फिर दोबारा इतिहास में आता है, जहां दूसरे लोगों को अपने समाज में, धर्म में असेमिलेट करते हैं, तो जातियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। पोजीशन ऑफ वीमेन, इस पर भी एक डिबेट है हमेशा। महिलाओं की स्थिति हमेशा लगातार सबऑर्डिनेटेड होती जाती है। जब भी समाज में इस तरह की गतिविधि बढ़ती है, यह बंद अर्थव्यवस्था है, तो महिलाओं का भी गतिविधि सीमित हो जाता है। हालांकि इस समय कालिदास हैं, अमर सिंह हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी इसका वैल्यू है। लेकिन पोजीशन ऑफ वीमेन पर भी लगातार सवाल यूपीएससी में आया है, कास्ट सिस्टम पर भी लगातार सवाल आया है। अगला जो टॉपिक है एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। ऑफ कोर्स विक्रमशिला गुप्तों के काल का नहीं है, गुप्तोत्तर काल का आगे का है, लेकिन फिर भी भारत में एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मामले में नालंदा के बाद विक्रमशिला का वैल्यू है और वल्लभी का भी वैल्यू है। इन तीनों पर भी कमेंट 150 शब्द बनता है। नालंदा पर तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि आप उतने शब्दों में इसको लिख सकें। इस समय लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस सब का काफ़ी डेवलपमेंट होता है। एक बात यही बताएं कि गुप्ता काल को बहुत सारे इतिहास, विशेषकर अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत का गोल्डन पीरियड कहने का प्रयास किया है। गोल्डन पीरियड कहने का आधार गुप्त काल में लिटरेचर हो या साइंटिफिक लिटरेचर हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, कला के क्षेत्र में विकास हो, उसको आधार बनाया गया है। हालांकि वो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इस समय संस्कृत अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचता है। कालिदास जैसे लोग होते हैं जो नाटक और महाकाव्य उतने उत्कृष्ट दृष्टि का लिखते हैं, जो भारत के इतिहास में अनपैरेलल है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस किताब है। इस समय साइंटिफिक क्षेत्र में आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है। कला के क्षेत्र में अजंता एलोरा का कला डेवलप होता है। मंदिरों को बाजाबता बनाने की परंपरा इस समय शुरू होती है। तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में इस पीरियड ने क्लाइमेक्स छुआ है, और उसी आधार पर बहुत सारे लोग गुप्ता काल को स्वर्ण युग कहने का प्रयास करते हैं। हालांकि आज उस पर सवाल उठाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है, पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में सवाल आ सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन पर आता है, कॉइनेज पर भी आएगा। लैंड ग्रांट सिस्टम जो है एक अलग करके सिस्टम नहीं है, जो सातवाहनों से शुरू होता है और पोस्ट गुप्ता तक चलता है। तो फ्यूडलिज्म को और इंडियन फ्यूडलिज्म जो वर्ड आगे भी है, उसको भी उसी कंटेक्स्ट में देखा जाता है। जहाँ तक अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन है, डिके ऑफ अर्बन सेंटर, आर.एस. शर्मा ने किताब ही लिखा है। तो विशेषकर कुषाणों के बाद डिके होना शुरू होता है, क्योंकि कुषाणों के समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में फॉरेन ट्रेड बहुत ही प्रॉस्परस था, इसलिए उस जमाने में उधर के एरिया में अर्बनाइजेशन है। लेकिन उसके बाद फिर डिक्लाइन और डिके शुरू होता है। और कास्ट सिस्टम, पोजीशन ऑफ विमेन पर सवाल आता ही आता है। अब हम लोग
इस टॉपिक से जुड़े हुए सवालों को देखते हैं। डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर अंडर समुद्रगुप्ता। देखिए, पहले के जमाने में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने का परंपरा था। वीए स्मिथ जो अंग्रेज इतिहासकार है, उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, उसमें समुद्रगुप्त के द्वारा उत्तर भारत के 9 राजा, आठवीं 18 राजा, दक्षिण के 12 राजा और फिर सीमा प्रांत के कई राज्यों को हराने का श्रेय दिया जाता है। अगर गिनती गिना जाए तो ये बहुत बड़ा हुआ। 18 और 12 30 हुआ और 9 39 हुआ, और इधर उधर के भी कुछ राजा हो तो 40 प्लस राजाओं को हराने का श्रेय समुद्रगुप्त को दिया जाता है। अब वो कितने ऑथेंटिक बात है ये कहना अलग बात है, लेकिन इसी आधार पर वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। हालांकि ये उल्टा है, नेपोलियन बाद में हुआ, समुद्रगुप्त पहले हुआ है। इस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो अंग्रेज है, वो अपने दृष्टिकोण से इतिहास लिखेगा और आपका अपना अधिकार है कि आप अपने दृष्टिकोण से इतिहास लिखें। दूसरा सवाल है, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल alliances for the expansion and consolidation of the Gupta Empire। यहाँ मैरिज मैट्रिमोनियल रिलेशन का महत्व है गुप्त साम्राज्य के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए। आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त की मां लिच्छवी राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त ने अपने इलाहाबाद अभिलेख में अपने को लिच्छवी दोहित्र कहा है। इससे उनके वंश को क्रेडिबिलिटी मिले, क्योंकि नॉर्मली हर आदमी अपने वंश के लिए पिता का नाम लेता है, लेकिन समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दोहित्र कहता है, तो जरूर उसके माता के साइड से इस विवाह से इस वंश को फायदा हुआ होगा। इसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेर नागा थी, तो यह भी कुबेर नागा का नाम बार बार आना मैट्रिमोनियल अलायंस किस तरह से गुप्तों के लिए फायदेमंद रहा। इसी तरह से कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री हुई प्रभावती गुप्त, उसका ब्याह वाकाटक राजा से हुआ और वह राजा 5 साल के अंदर मर गया, जिसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के निर्देशन में ही प्रभावती गुप्त ने अपना राज्य चलाया। तो इस तरह के जो ये 3 उदाहरण हैं, इनसे गुप्तों के राज्य को मतलब समर्थन भी मिला, मजबूती भी मिला, कंसोलिडेशन भी हुआ और उनके एक्सपेंशन में भी विशेषकर सौराष्ट्र के इलाके में इनको मजबूती और फायदा दोनों मिला। तो किस तरह से इन संबंधों का इनको फायदा मिला। राइट ए शॉर्ट एसे ऑन फैक्टर्स दैट रिलेट टू द राइज एंड फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। देखिए, ये उतना राइज एंड फॉल ऑफ द गुप्ता, राइज जो है वो उतना एक कॉन्सेप्चुअल बात है। गुप्त काल जो है, इस पीरियड में ब्राह्मण धर्म का अपसर्ज हो रहा है और इस पीरियड में आप बहुत सारे राजाओं को देखिएगा कि जिनके नाम के साथ नाग शब्द लगा है और विष्णु शब्द लगा है। नाग मतलब शिव के भक्त, विष्णु मतलब विष्णु के भक्त। सैविज्म और वैष्णविज्म, यानी हर तरफ ही ब्राह्मण धर्म के समर्थक लोग ही चल रहे थे। इसमें जो इनिशिएटिव लेता उसको जनता समर्थन दे देती। इसलिए जो भी इस पीरियड में आगे बढ़ा, यानी जब गुप्त आगे बढ़े तो ब्राह्मण धर्म के समर्थकों का समर्थन स्वाभाविक तौर पर गुप्तों को मिला। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हिच गिव राइज टू द गुप्तास इन नॉर्थ इंडिया। ऑफ कोर्स देयर वर अदर फैक्टर्स आल्सो। एट द सेम टाइम डिक्लाइन भी राइज डिक्लाइन होता ही होता है, लेकिन हुनों का आक्रमण एक बड़ा कारण माना जाता है। कमजोर उत्तराधिकारी तो जो हो तो हो, और तो जो ट्रेडिशनल फैक्टर हैं ही, और राजाओं के द्वारा अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण का अभाव और सामंतीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव गुप्तों के पतन के लिए है। तो हुन आक्रमण इसमें एक पक्ष रहेगा। Who were the Mokharis? Discuss the political relations with the later Guptas of Mughal। जब
गुप्तों का पतन हुआ तो नॉर्थ इंडिया में 3 डायनेस्टीज थी। और पुष्यभूति डायनेस्टी थानेश्वर में, मौखरी कन्नौज में और उत्तर गुप्त पाटलिपुत्र में। उत्तर गुप्त और मौखरियों के बीच हमेशा संघर्ष रहा और प्रारंभ में उत्तर गुप्तों का मैट्रिमोनियल रिलेशन पुष्यभूतियों से रहा। इसीलिए हर्षवर्धन के जो बाबा थे उनका ब्याह उत्तर गुप्तों की लड़की से हुआ। तो पुष्यभूति मौखरियों के खिलाफ उत्तर गुप्तों की मदद करते थे, लेकिन आगे चलकर हर्षवर्धन की बहन का विवाह मौखरी राजकुमार से हो गया। तो मौखरी और पुष्यभूति नए और क्लोज रिलेटिव हो गए। तो इस कारण फिर उत्तर गुप्तों को उन लोगों ने कहा कि मौखरियों से अपना जो दुश्मनी है उसको बंद करो। लेकिन जब हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो उत्तर गुप्तों ने मौखरियों पर हमला किया और फिर ग्रहवर्मन जो हर्षवर्धन का जीजा था उसको मार डाला। बाद में हर्षवर्धन ने बदला लिया और मौखरियों पर भी, क्योंकि मौखरियों के यहाँ कोई राजा था ही नहीं ग्रहवर्मन के मर जाने के बाद, तो उनमें शामिल हुआ और उत्तर गुप्त भी पुष्यभूतियों के अधीनस्थ हुए। ये पूरा उस पीरियड का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वही हुआ। तो उस चीज को समझकर यहाँ लिखना। एग्जामिन द इंफॉर्मेशन ऑफ फाहियान about the political, religious, social and economic conditions of India. Make a comparative study of his account with that of Yuan Shuang, है ना। तो फाहियान ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जो लिखा है, देखिए फाहियान ने अपने विवरण में किसी भी राजा का नाम नहीं लिया, लेकिन उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन पर उसने लिखा जरूर है विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ या विदाउट नेमिंग एनीबॉडी। वह जिन जिन जगहों से गुजरा है उसकी नजरों में जो भी आया है, और धर्म के बारे में, समाज के बारे में हो, सबके बारे में उसने लिखा है। तो उसका विशेषता है फाहियान ने एक बौद्ध यात्री के दृष्टिकोण से गुप्तकालीन भारत की चर्चा की है। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आता है और हर्षवर्धन वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज़्यादा बेटर लिखता है फाहियान के मुकाबले। और हर्षवर्धन के महानता में बाणभट्ट और वेनसांग का बड़ा योगदान है। बाणभट्ट जहाँ से खत्म होता है, वेनसांग वहाँ से शुरू होता है। दोनों मिलकर हर्षवर्धन के इतिहास को कंप्लीट करते हैं और उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ करना। What are the salient features of administrative system of the Guptas? गुप्तों के प्रशासनिक व्यवस्था का क्या मूल विशेषताएं थी? तो केंद्रीय शासन के विभिन्न अंग, और इसमें आपको देना होता है कि जो प्रमुख पोस्ट होते हैं दे ऑल हैव बिकम हेरिडिटरी। प्रांतीय प्रशासन, मौर्यों के मुकाबले नियंत्रण घट जाता है। कमिश्नरी और नीचे के प्रशासन में भी थोड़ा थोड़ा अधिकार बढ़ते चला जाता है। नगर के प्रशासन में भी बहुत सारे बॉडीज डेवलप होती है और वो अपने हिसाब से भी शासन करती है। और गुप्तों के काल में बहुत सारे स्थानीय निकायों को बहुत सारे निर्णय लेने के अधिकार डेलीगेट किए जाते हैं। मौर्यों की तरह यह केंद्रीकृत नहीं है। उस चीज को समझकर लिखना है। और डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये आपको समुद्रगुप्त के प्रयाग से या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के आधार पर इसको लिख देना है। और डिस्कस द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ गुप्ता एम्पायर विद द डेजिग्नेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द ऑफिसर्स। तो यहाँ पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन के बारे में कॉन्सेंट्रेट करने को कह रहा है, तो उसको भी ठीक से पढ़ के, क्योंकि गुप्तों के जमाने में जो प्रोविंशियल प्रांतीय प्रशासन है उसमें फ्यूडल एलिमेंट आ चुका था, वहां भी हेरिडेटरी सिस्टम आ चुका था। विभिन्न प्रशासनिक पद तो हैं लेकिन विथ फ्यूडल एलिमेंट है, और उसके नीचे के प्रशासन में भी वही बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग अगला पक्ष देखते हैं।
यहाँ पर जो सवाल आ रहा है इसको इन लोगों ने एक डिफरेंट कैटेगरी में कर दिया है कि इकोनॉमिक कंडीशंस, क्वाइनेज ऑफ द गुप्तास, लैंड ग्रांट्स, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स, इंडियन फ्यूडलिज्म, कास्ट सिस्टम, पोजीशन ऑफ वीमेन। और उधर पॉलिटिकल सिस्टम जो पहला हम लोगों ने देखा उस पर सवाल था। अब यहाँ देखिए, how far do the coins of the Guptas provide clues regarding trends in the economy, polity, religion and arts? Discuss them in the light of corroborating evidence from archaeology and literature. लिटरेचर किस तरह से आर्कियोलॉजी को कोराबोरेट करता है या आर्कियोलॉजी किस तरह से लिटरेचर को कोराबोरेट करता है। क्वाइंस के आधार पर, यहाँ क्या है कि आपको सिक्कों के आधार पर लिखना है, इसलिए जब भी आप आंसर लिखेंगे आपको हर बार सिक्कों का मेंशन करना होगा, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि सिक्कों के आधार पर आपको लिखना है ना। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, जब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे सोर्सेस, और उसमें न्यूमिस्मेटिक एविडेंस को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग 5-6 टॉपिक पढ़ते हैं कि सिक्के इतिहास के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। सिक्कों का जो क्वालिटी है वो इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है, सिक्कों के बनाने के तरीके, उस पर डिजाइन, आर्ट को रिफ्लेक्ट करता है, उस पर रिलीजियस सिंबल्स, उस समय के रिलीजन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी सामाजिक फंक्शन का चित्र है तो कल्चरल और सोशल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो उन चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के प्राइमरली इंपॉर्टेंट है गुप्त काल के लिए, तो उसको बढ़िया से पढ़ के, और यही बतलाता है कि गुप्त राजाओं का विश्वास किस धर्म में था। डिस्कस द कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन द एज ऑफ द गुप्तास। गुप्तों के काल में आर्थिक जीवन बतलाना है। आम आदमी का जीवन कैसा था, किस मतलब इस चीज में फाहियान थोड़ा ज्यादा मदद करता है। कालिदास के विवरण भी मदद करते हैं जब वो आम आदमी के जीवन के बारे में बोलते हैं। कालिदास की किताबों का आम विशेषता ये है कि जब बड़े लोग बोलते हैं तो संस्कृत में बोलते हैं, आम आदमी जब बोलता है तो प्राकृत में बोलता है। तो जब आपस में कोई बातचीत करेगा तो अपने आर्थिक हालात के बारे में बात करेगा और अन्य चीजों के बारे में बात करेगा। उनके आपस के डिस्कशन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। गोल्डन पीरियड के साथ साथ ही जब फाहियान कहता है कि गुप्त काल में कौड़ी का प्रचलन था, तो कौड़ी लोएस्ट लेवल ऑफ एक्सचेंज वैल्यू वाला मुद्रा हुआ या जो भी चीज हुआ, तो कौड़ी का प्रचलन रिफ्लेक्ट्स अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमी। ये गांव घर में प्रचलित रहा होगा। आज भी जैसे किसी को आप कह देते हैं कि तुम्हारा 2 कौड़ी का भी वैल्यू नहीं है, आदमी भी कहते तुम्हारा 2 पैसे का वैल्यू नहीं है, तो ये भी प्रचलित रहा था हम लोग के गांव घर में कि तुम्हारा वैल्यू 2 कौड़ी का भी नहीं है। यानी कौड़ी जो है वो एक्सचेंज वैल्यू लिए हुए चीज है, तो एक्सचेंज में काम आता होगा। फाहियान ने ऐसा ही कहा। राइट a short essay on origins and meanings of the सामंत सिस्टम। ये कमेंट है, सामंत व्यवस्था की उत्पत्ति और इसका अर्थ क्या हुआ, इस पर आपको लिखना है। Essays the status of women, यहाँ ही गया। In India from circa 4th century BC to 6th century AD, है ना। तो इतने लंबे समय के दौरान महिलाओं की स्थिति किस तरह से बदलती रही है, इस पर आपको लिखना है। तो महिलाओं के कंडीशंस इंपॉर्टेंट होते हैं सब इतिहास में, ये तो ऐसे में भी इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी। इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप महिलाओं की स्थिति को पढ़ें तो शुरू से अंत तक पढ़ें, वर्तमान तक कर लीजिएगा, तो इतिहास में भी फायदा होगा और जीएस में भी फायदा होगा। थ्रो लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ कॉमन मैन, आम आदमी का इन द गुप्ता पीरियड। ये कालिदास के किताबों से ज्यादा प्रमाण इसके बारे में मिलता है, और जैसा मैंने कहा कि फाहियान भी थोड़ा मदद करता है। गिव एन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स बाय कॉमनर्स इन द गुप्ता पीरियड। यानी क्या गुप्त काल में आम आदमी गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल कर रहा था। गुप्त काल के गोल्ड कॉइन्स में गोल्ड की मात्रा कम है कुषाणों के मुकाबले,
लेकिन आम आदमी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये समझने लायक बात है। What were the privileges granted to the donors in land grant charters of early India? How far were these charters responsible for integration or disintegration, socio-political belief? देखिए उस समय जो प्रिविलेज भूमि अनुदान में मिलता था, शुरू में जो प्रिविलेज मिलता था एनसीईआरटी की किताब 7th क्लास में भी आप देखिएगा कि जब भूमि अनुदान मिलता था तो भूमि अनुदान देने वाले कॉपर प्लेट में वो सारे अधिकार लिखे जाते थे कि भूमि अनुदान के साथ साथ जो ग्रांटी है उसको क्या क्या अधिकार मिल रहा है, जंगल झाड़ी लगाने का, तालाब बनाने का, टैंक बनाने का, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने का, सड़क बनाने का, वहाँ जितने तरह के फल फूल पेड़ पौधे उन सब का उसमें मेंशन होता था। लेकिन लैंड ग्रांट सिस्टम को इसीलिए समझना है कि एक जमाना शुरुआत में उस भूमि अनुदान पत्र में लिखा जाता था कि जब तक सूरज चांद और ये पृथ्वी रहेगी दिस ग्रांट विल कंटिन्यू विद द ग्रांटी। लेकिन धीरे धीरे जब भूमि अनुदान से मिले हुए धन के बदौलत लोगों ने जो अनुदान दिया उसी के खिलाफ विद्रोह करने लगे, तो इस अंत में इसको बदला गया और कहा गया कि यह भूमि अनुदान आपके पास तभी तक रहेगा जब तक आप राजनीतिक सत्ता के प्रति स्वामी भक्त लॉयल रहेंगे। ये जो बदलाव है ये एक ट्रेंड बदला रहा है। क्यों पहले कहा गया कि जब तक सूरज चांद पृथ्वी रहेगी, और फिर क्यों कहा गया कि जब तक आप लॉयल रहेंगे? दिस रिफ्लेक्ट्स अ चेंजिंग ट्रेंड इन द लैंड ग्रांट। और भी बहुत सारी बातें हैं जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। The second urbanization gave rise to the organized corporate activities rich zenith during the Gupta period are discussed। तो द्वितीय शहरीकरण gave rise to organized corporate संगठित जो कॉर्पोरेट गतिविधि है उसको बढ़ावा दिया, और जो शुरू हुआ वो गुप्त काल में अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा। यहाँ है संगठित कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज जो गिल्ड सिस्टम बोलते हैं। देखिए और चीजों से और फिर इकोनॉमिक कंडीशन और गिल्ड सिस्टम का संबंध जरूर है, लेकिन इस जमाने में जो गिल्ड सिस्टम हुआ, श्रेणी संघ हुआ, उसे राजाओं के द्वारा और ज्यादा अधिकार दिए गए। सामान्य तौर पर मौर्य काल में भी गिल्ड श्रेणी संघ है, लेकिन मौर्य काल के श्रेणी संघ राजा के पूर्ण नियंत्रण में है। लेकिन गुप्त काल के श्रेणी संघों को अपना झंडा तक इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया, और कहीं कहीं कुछ सिक्के जारी करने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन सिक्का तो कम है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी अपने बनाने का अधिकार देना यह केंद्रीय शासन के कमजोर पकड़ का परिचायक होने के साथ साथ श्रेणी संघों के मजबूत होने का भी परिचायक होता है। तो उन चीजों को समझना है और इसको लिखना है। लार्ज नंबर ऑफ लैंड ग्रांटीज hitherto non-arable tracts invariably meant expansion of agriculture in early medieval India. How did the management of hydraulic resources and different types of irrigation works facilitate expansion of agriculture in this period? ये 15 नंबर का है सवाल। देखिए जो अभी तक कृषित जगह नहीं था, भूमि नहीं था, उनको भी बेसिकली अनुदान उन्हीं को, जब फ्री अनुदान किसी को मिला तो मिलेगा। लेकिन भूमि अनुदान की प्रक्रिया से कृषि विस्तार भी जुड़ा हुआ है। अगर अभी तक किसी जमीन में खेती नहीं हो रही है और वह जमीन खेती में दी जाती है तो अतिरिक्त उत्पादन का स्रोत पैदा होता है। भले वह जमीन उतना उपजाऊ हो न हो, लेकिन उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जिसे भूमि अनुदान मिला है वह प्रयास करेगा। इसके अलावे जहां भी भूमि अनुदान दिया जाएगा उस एरिया में अगर कृषि अच्छे से की जानी है तो इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा के विभिन्न विकल्पों को अनुदान प्राप्त व्यक्ति तलाशेगा, और इस पीरियड में इस तरह की गतिविधियां होती हैं। अगला सवाल है, हाउ डिड वर्णाश्रम धर्म मैनिफेस्ट इन
the increasing social complexities in the Gupta and post-Gupta period arising from social and economic development. तो वर्णाश्रम धर्म जो है किस तरह से बढ़ते हुए सामाजिक विविधताओं को बढ़ावा देता है और इस समय जो सोशल और आर्थिक विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए, वर्णाश्रम धर्म गुप्त काल में एक फिक्सिशियस चीज बन जाता है, लेकिन इस वर्णाश्रम धर्म के कारण कई तरह की सामाजिक कॉम्प्लेक्सिटीज गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में उसके सामाजिक और आर्थिक विकास के कारण आते हैं, क्योंकि इस पीरियड में काम के आधार पर जातियों का नामकरण तेजी से बढ़ता है। लोहा का काम करने वाले पहले भी लोहार थे, लेकिन इस तरह से तेल का काम करने वाले तेली हो गए और जो आदमी जो काम किया उसी के आधार पर उसके जाति का निर्धारण हो गया। इससे इस पीरियड में जातियों की बढ़ोतरी हुई, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट हुआ। विदेशियों का बड़े पैमाने पर समाज में असेमिलेशन हुआ, समाहीकरण हुआ। उनको भी जाति में व्यवस्था में शामिल किया जाना था, उनका भी विभिन्न वर्ग बना। तो इस पीरियड में सामाजिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इन दोनों ही कारणों से, आर्थिक कारणों से भी और सामाजिक कारणों से भी। The economic achievements of the Guptas were the culmination of a process which began during the Kushanas comment. आर्थिक उपलब्धियां गुप्तों की जो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंची है वो कुषाण पीरियड में शुरू हुई आर्थिक गतिविधियों का सर्वोच्च शिखर है। गुप्त काल की आर्थिक स्थिति जो है उसमें जो फॉरेन ट्रेड है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ डाइवर्ट करता है। कुषाणों के समय ट्रेड यूरोप की तरफ डाइवर्ट किए हुए है, लेकिन ग्रैंड रोमन एम्पायर इस समय विघटित होता है और व्यापार डाइवर्ट करता है। लेकिन कुषाणों के समय व्यापारिक गतिविधियां चली, वो व्यापारिक गतिविधियां कमोबेश कुछ कम इंटेंसिटी के साथ इस पीरियड में भी रही, लेकिन गुप्तों के समय सामंतीकरण ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। तो कुषाणों के समय जो शहरीकरण है वो प्रक्रिया यहाँ उतने क्लाइमेक्स पर नहीं है, क्योंकि यहाँ डिके है अर्बन सेंटर्स का, लेकिन आर्थिक गतिविधियां विद इन इंडिया हैं महत्वपूर्ण, उसको इसमें देखना है। अब एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो हमने कहा कि इन सारे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, लिटरेचर, साइंटिफिक, इस सबको देखना है। इसमें जो सवाल आता है, एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स अंडर द गुप्ताज। तो ब्राह्मण धर्म, अवतारवाद की सिस्टम इसी समय अपने फाइनल स्वरूप में आता है। साहित्य बताया मैंने, फाइन आर्ट से डेवलप हुआ। डिस्कस द एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट विद साउथ ईस्ट एशिया। अभी जैसे तुरंत हमने कहा कि गुप्तों के समय साउथ ईस्ट एशिया की तरफ व्यापार डाइवर्ट करता है, क्योंकि यूरोप की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ व्यापार का इंटेंसिटी घटता है। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द causes, chronology and original home of the migrants. What was the impact of these contexts on art of Cambodia and Java? यानी कंबोडिया में जो आज भी मंदिर सब और कंबोडिया के इलाके में जो उस समय शासन के वो भी भारतीय लोग थे, तो वहां भी आज भी कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह में जो भारत के मंदिर और इस तरह के स्थापत्य के नमूने मिलते हैं, कल्चरल इम्पैक्ट मिलते हैं। कंबोडिया में थोड़ा ज्यादा है और इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में मुस्लिम इम्पैक्ट का थोड़ा घट गया, लेकिन फिर भी है, तो उसको इसमें लिखना है। डिस्कस द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। ये भी इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। द गुप्ता पीरियड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन दैट गुप्ता पीरियड इन द लाइट ऑफ द स्टेट विंग। केंद्र में गुप्ता पीरियड स्टैंड्स एट द सेंटर, केंद्र में भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के। निश्चित रूप से जब प्राचीन काल का इतिहास
हम लोग वैदिक पीरियड से देखते हैं तो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस मौर्यन पीरियड में क्लाइमेक्स पर जाता है, वहां से डिसेंट्रलाइज होता है। लेकिन गुप्ता पीरियड में ब्राह्मणिज्म का मूल केंद्र आता है, मूल उत्थान दोबारा होता है। और इसके बाद थोड़ा समय के लिए सिस्टम वही चलेगा और ब्राह्मण धर्म के विभिन्न ब्रांचेस डेवलप होंगे, लेकिन थोड़ा ही दिन के बाद भारत पर इस्लामिक आक्रमण होगा। तो इसमें कहने का मतलब होता है कि इस्लामिक आक्रमण और हिंदू रिवाइवलिज्म के बीच का ये समय है, क्लाइमेक्स का समय है। उस दृष्टिकोण से गुप्ता पीरियड को देखना है। In what ways does religion as reflected in the Vedic text differ from the religion of the Gupta period? गुप्ता पीरियड का जो धर्म है वह वैदिक पीरियड के धर्म से एकदम अलग है। वैदिक काल में यज्ञ और बलि धर्म का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन गुप्ता पीरियड में भागवत, वैष्णव, शैव ये कल्ट्स डेवलप होते हैं। मतलब डेवलप तो पहले से है, क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं। अवतारवाद की अवधारणा आती है और ब्राह्मणिज्म इन ए डिफरेंट फॉर्म अपने को रिफॉर्म करके ऑर्गेनाइज करता है। और जो गुप्ता काल का बेसिकली ब्राह्मण धर्म है वही आज हम लोग मानते हैं, यह वैदिक काल का ब्राह्मण धर्म नहीं है। तो वैदिक काल के ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बौद्ध और जैनों का जो अपसर्ज हुआ, उसके बाद ब्राह्मण धर्म ने अपने आप में रिफॉर्म लाया और गुप्ता काल आते आते तक ब्राह्मण धर्म ने फिर से भारत में अपना प्री इमिनेंट पोजीशन गेन कर लिया। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके इसमें आपको लिखना है। तो इसीलिए रिलीजन के मामले में गुप्ता काल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द गुप्ता आर्ट, कंपेयर देम विद दोज ऑफ द मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट जो है बेसिकली बुद्धिस्ट आर्ट है। गुप्त काल में हिंदू रिवाइवलिज्म है, मूर्ति कला, मंदिर निर्माण कला, ये सब का तेजी से विकास होता है। हालांकि अजंता एलोरा में अभी भी बुद्धिस्ट पेंटिंग का ही प्रभाव होता है, लेकिन ओवरऑल गुप्ता पीरियड में जो मंदिर बनते हैं उन सभी में लगभग हिंदू डेटीज का ही शुरुआत होता है। अवतारवाद की अवधारणा मजबूत होती है, वैष्णविज्म की अवधारणा मजबूत होती है। तो उसका तुलनात्मक लिखना राइट। ऐसे हम नालंदा महाविहार जो बोले, नालंदा में महाविहार पर 20 नंबर यानी 250 शब्दों में लिखना है। हाउ डिड इंडियन कल्चर स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, रिपीट है वही। हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लिटरेचर कालिदास इंक्लूडिंग जो भी लोग हैं, साइंस जो हमने कहा आर्यभट्ट, बारामीर वगैरह है, और टेक्नोलॉजी इस समय रोमन सिद्धांतिका के आधार पर बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी। तो उन सब चीजों को मिलाकर इसमें लिखना है। डिस्कस द एक्सपेरिमेंटेशन विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता एंड वाकाटक पीरियड। इस पीरियड में बेसिकली मंदिर निर्माण की शैली धीरे धीरे डेवलप करेगी नॉर्थ इंडिया में। और उसी समय से कहा जाता है कि मंदिर पूजा या मंदिर को पूजा का मूल केंद्र बनाकर जो सिस्टम शुरू होता है गुप्ता काल से होता है। संस्कृत लिटरेचर ऑफ क्लासिकल गुप्ता एज सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द अर्ली मेडिवल इंडिया। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स। यानी गुप्ता पीरियड में संस्कृत लिटरेचर का क्लासिकल एज है निश्चित रूप से, और कालिदास उसके सबसे बड़े व्यक्ति हैं। और उसी के आधार पर जो प्रारंभिक मध्यकाल में उसका तुलनात्मक अध्ययन करके उस पीरियड में क्या क्या रचनाएं हैं उसको लिखना है। क्योंकि बाणभट्ट आगे होंगे और भी लोग लेखक होंगे, तो उस आलोक में इस सवाल को आपको लिखना है। अब वर्धन यानी जो
हर्षवर्धन है उनके बारे में। क्रिटिकली एग्जामिन द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर द स्टडी ऑफ हर्षवर्धन एंड डिस्कस हिज रिलीजियस पॉलिसी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखना है उसके लिए बाणभट्ट स्रोत है, वेनसांग स्रोत है, फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज भी हैं, और उन सब के आधार पर इनको लिखना है। रिलीजियस पॉलिसी बेसिकली कन्नौज में बौद्धों की सभा बुलाया, प्रयाग में वह हर 5 साल पर धार्मिक सभा का आयोजन करता था, उन सबको मिलाकर इसमें लिखना है। हर्षा इज डिस्क्राइब्ड एज द लॉर्ड ऑफ होल नॉर्दर्न इंडिया, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर एंड डिस्कस हिज पॉलिटिकल रिलेशंस विद शशांक, भास्कर वर्मन एंड पुलकेशिन द्वितीय। पहले के जमाने में हर्षवर्धन से यह भी सवाल आता था कि वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर या लास्ट हिंदू ग्रेट एम्परर या सम्राट किंग, लेकिन अब जो है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। लेकिन लॉर्ड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया सकलोतरा पथनाथ, ये हर्षवर्धन के विशेषता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पीरियड में पूरे वेनसांग कहता है कि पंच भारत को जीता, तो पंच भारत नॉर्थ इंडिया लगभग हो जाता है, लेकिन शशांक को उसके जीते जी हर्षवर्धन नहीं हरा पाया। शशांक की मृत्यु के बाद ही बंगाल पर कब्जा हुआ। भास्कर वर्मन ने उसके राजा होते ही उसकी अधीनता मान ली थी। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ, लेकिन हर्षवर्धन हार गया। हर्षा owes his greatness largely not to any real achievement but to formulate descriptions by two famous men। अभी शुरू में ही मैंने कहा कि हर्षवर्धन की महानता कुछ लोग मानते हैं कि बाणभट्ट और वेनसांग पर आधारित है, जो इतना इन्फ्लेट करके उनके बारे में लिखा है। तो इसमें सवाल में उसका आंसर देना है। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द मॉकरीज पेविंग द वे फॉर द ग्लोरी ऑफ हर्षवर्धन, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, आप पीछे हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर हम सभी लोगों से एक बात करेंगे जरूर कि आप जिस तरह के सवालों का दायरा देख रहे हैं, आप लोग भी जो सीरियस पढ़ने वाले लोग हैं, यूपीएससी में इतिहास सबसे फायदेमंद विषय जरूर है, लेकिन जिसको पढ़ने आएगा उसके लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस का डायमेंशन है और जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, वह क्या 5-6 महीने में चारों पोर्शन समझ में आ सकता है? क्या 6 महीने में कोई भी आदमी इस पूरे इतिहास के सिलेबस को उस स्तर से बढ़ा सकता है कि यूपीएससी में सवाल आ जाए, या आपका लड़ जाए, या आपका कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो? इस बात पर जरूर विचारिएगा। अब आइए डिस्कस क्रिटिकली द रोल ऑफ हर्षा प्लेड इन द हिस्ट्री ऑफ हिज टाइम्स। हर्षवर्धन का क्या रोल था उसके अपने समय में? ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट हैड सिंगुलर बीइंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हर्षा's death in 647 is significant. Why? Explain. ये बड़ा क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 1996 में। अब तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव डाला, इस कारण से पूछा जाता है कि इसके बाद जो भी राजा हुए, पाल भी राजा हुए, या जो भी हुआ, तो पाल का सेंटर चूंकि बंगाल था, बिहार भी रहा, मिहिर भोज भी राजा हुए, मिहिर कुल राजा हुआ, लेकिन हर्षवर्धन की तरह मजबूत कोई राजा नहीं हुआ। और भारत पर अगर विदेशियों का प्रभाव बढ़ा, या भारत में राजपूत सामंतवाद अगर तेजी से बढ़ा, तो उसका एक बड़ा कारण, या भारत का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन बहुत छोटे छोटे राज्यों में हुआ, तो उसका निश्चित रूप से कारण है कि भारत में कोई केंद्रीय प्रभाव मतलब पूर्ण प्रभाव डालने वाला, कोई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला राजा नहीं हुआ, या हर्षवर्धन के बराबर में शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। उस दृष्टिकोण से इसका आंसर देना था। Give an account of society in northern India and central India since the death of Harsha to the Muslim conquest of India। इसको भी थोड़ा समझने का चीज है।
इस सोसाइटी उत्तरी भारत और मध्य भारत में कैसे बदला, क्योंकि इस पीरियड में विदेशी इन्फ्लक्स भी है और जातियों का प्रोलिफरेशन भी बहुत तेजी से। हर्षवर्धन was himself great, but he was made great by Ban and Wanson। ये अभी हम लोगों ने बार बार इस सवाल को देखा। इस तरह से यह टॉपिक बड़ा है और इस टॉपिक से इनवेरिएबली हर साल सवाल आया, इसलिए पहले हर्ष एंड हिज टाइम से अलग कर दिया जाता था, लेकिन हर्षवर्धन को इसी टॉपिक में शामिल किया गया गुप्त काल में। वाकाटक पर उस तरह के सवाल नहीं है, लेकिन वाकाटक डिजर्व करते हैं कि 150 या 250 शब्दों में उन पर भी सवाल आए। इसीलिए सभी टॉपिक को बढ़िया से पढ़कर कॉन्सेप्ट बनाकर तब आप नोट्स बनाए रहिएगा, पढ़े रहिएगा, तो किसी भी तरह के सवाल का जवाब देंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि स्तरीय पढ़ाई हो, स्तरीय किताबों का अध्ययन हो। सड़क छाप किताब से कुछ नहीं होता है, स्तरीय लेखकों का किताब पढ़िए, स्तरीय लोगों से पढ़िए, तभी आपको यूपीएससी में सवाल लड़ेगा। नहीं तो सस्ता के फेरे में, 3 महीने के फेरे में, शॉर्ट टर्म कोर्स के फेरे में, कैप्सूल कोर्स के फेरे में आप चक्कर काटते रहेंगे, गलती करेंगे आप, दोषी देंगे कोचिंग और टीचर को। इस प्रवृत्ति से निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।